Assalamualaikum everyone. Today we are going to start our next chapter from first aid, that is respiratory system. इसमें हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी देख लेते हैं। ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई जो कि राइट और लेफ्ट लंग में चली जाती हैं। उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती हैं जिनको हम लोबार ब्रोंकाई भी कहते हैं क्योंकि ये लंग के लोब्स में जाती हैं। उसके बाद जो टर्शरी ब्रोंकाई हैं उनको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं क्योंकि ये लंग के सेगमेंट्स को जाके सप्लाई करती हैं। उसके बाद ये डिवाइड करके बनाती हैं ब्रोंक्यूल्स, वहाँ से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और फिर जो है वहाँ से आगे बनती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलर सैक। अब हम देख लेते हैं कि इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये काम शुरू होता है फोर्थ वीक पे। फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास है फोरगट से निकलता है रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम, वहाँ से राइज होगा लंग बर्ड जो है वो बना देगा ट्रेकिया, ब्रोंकियल बर्ड्स, मेन स्टेम ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई। ये सारा कुछ यहाँ से अराइज कर जाएगा लंग बर्ड से, और ये सारा हो रहा है फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट में जिसको हम एम्ब्रियोनिक फेज़ भी बोलते हैं, और ये होता है 4th to 7th वीक तक। और अगर इसमें कोई एरर हो जाए क्योंकि यहाँ से एसोफेगस राइज हो गया और यहाँ से ट्रेकिया राइज हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई एरर हो जाए तो ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है। उसके बाद सेकंड फेज जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं सूडोग्लैंडुलर फेज़। सूडोग्लैंडुलर फेज़ में क्या होता है कि जो है ना एंडोडर्मल ट्यूब्यूल्स वो बना देती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और क्या होता है कि इसके अराउंड जो है ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है और कैपिलरीज आ जाती हैं। तो ये लंग जो है एक ग्लैंड की तरह दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं सूडोग्लैंडुलर फेज ऑफ डेवलपमेंट, और ये 5 to 17 वीक्स तक होता है। और यहाँ पर रेस्पिरेशन इम्पॉसिबल होती है और ये इनकम्पैटिबल विद लाइफ है, यहाँ पर कोई गैशियस एक्सचेंज अभी नहीं शुरू हुई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैनालिकुलर फेज़। कैनालिकुलर फेज़ में इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है डक्ट्स वाइड हो जाती हैं और जैसे कि कैनाल्स होते हैं, बड़े बड़े कैनाल्स बन जाते हैं। अब टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं उससे बनती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और उससे बन जाती हैं अल्वुलर डक्ट, और ज़्यादा कैपिलरीज आना शुरू हो जाती हैं। एयरवेज का डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। न्यूमोसाइट्स भी यहाँ पर जो है ना बनना शुरू हो जाते हैं एट द 20th वीक, और फिर रेस्पिरेशन यहाँ पर शुरू हो जाती है 25th वीक। ये फेज़ होता है 16 to 25th वीक तक। उसके बाद आ जाता है सेकुलर फेज़ जिसमें हमारे पास एल्वुलर डक्ट से टर्मिनल सैक्स बन जाते हैं, और ये होता है 24 वीक से लेकर बर्थ तक। और उसके बाद जो लास्ट फेज़ है एल्वुलर फेज़ जो कि 36 वीक ऑफ डेवलपमेंट से लेकर 8th ईयर ऑफ लाइफ तक होता है, और इसमें जो एल्वुलाई हैं वो मैच्योर करती हैं और प्रोलिफरेट करते हैं। अब इन यूट्रो क्या होता है कि ब्रीदिंग हमारी कैसे होती है एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेशन और एक्सपल्शन से। उसमें क्या होता है हमारा पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, लेकिन जब बर्थ होती है तो क्या होता है कि फ्लूइड की जगह एयर आ जाती है और पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये हमारी 5 स्टेजेस थी। एम्ब्रियोनल सूडोग्लैंडुलर में ग्लैंड लाइक हो जाएगा, कैनालिकुलर में एयरवे का डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा, सेक्युलर में टर्मिनल सैक्स बन जाएंगे, और एल्वुलर में एल्वुलाई मैच्योर हो जाएंगे। अब उसके बाद क्वेनल एट्रीजिया आ जाता है। क्वेनल एट्रीजिया में क्या होता है कि हमारे पीछे होते हैं पोस्टीरियर नेज़ल ओपनिंग्स होती हैं हमारी बैक साइड पर, अगर उनकी ब्लॉकेज हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्वेनल एट्रीजिया। अब नॉर्मली तो यहाँ से एयर आ रही है और ये पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई बोनी एबनॉर्मेलिटी या कोई मेम्ब्रेन आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगी। ज़्यादातर तो ये यूनिलेटरल होती है, तो बच्चा क्या करेगा दूसरी नाक से सांस ले लेगा, लेकिन अगर ये बायलेटरल हो जाएगी तो ये एक इमरजेंसी बन जाती है क्योंकि नाक से भी रास्ता बंद हो गया, और जो बच्चे होते हैं ना वो मुंह से सांस नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑब्लिगेट नेज़ल ब्रीदर्स होते हैं, इन्फेंट्स जो हैं। तो उनमें क्या होता है कि मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। अब होता है ये है कि ये फीडिंग के साथ वर्स कर जाती है और क्राइंग के साथ इम्प्रूव करती है, क्योंकि जब बच्चा क्राई करता है तो थोड़ी बहुत एयर उसके अंदर चली जाती है थ्रू माउथ,
तो क्राइंग के दौरान बच्चा पिंक हो जाएगा। लेकिन जब ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो बिल्कुल ही मुँह वाला रास्ता भी उसका बंद हो जाएगा, तो बच्चा ब्लू हो जाएगा, यानी साइनोस्ड हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग में ब्लू हो जाएगा और क्राइंग पे वो पिंक हो जाएगा। अब इसका डायग्नोसिस हम ऐसे करते हैं, एनजी ट्यूब डालकर देखते हैं, तो वो अंदर जो है आगे नहीं जाएगी, और इसको कंफर्मेशन के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। अब इसमें 60% में क्या होता है कि ये एसोसिएटेड होता है अदर मल्टीपल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम्स के साथ, जिसमें आ जाता है चार्ट सिंड्रोम। इसमें है कोलोबोमा ऑफ आई, हार्ट डिफेक्ट, एट्रीजिया ऑफ वेना, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनिटो यूरिनरी डिफेक्ट और ईयर डिफेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास लंग की मालफॉर्मेशंस आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले है पल्मनरी हाइपोप्लेजिया। पल्मनरी हाइपोप्लेजिया का क्या मतलब है कि लंग की डेवलपमेंट जो है वो इनकम्प्लीट हो जाती है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ लंग होती है। ये प्राइमरी भी हो सकती है ड्यू टू आइडियोपैथिक कॉज, या किसी कंजेनिटल सेकेंडरी रीज़न की वजह से भी हो सकती है, जिसमें कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया या फिर बायलेटरल रीनल एजेनेसिस आ जाते हैं। उसके बाद ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है। ये क्या होती हैं कि हमने देखा था कि फोरगेट से लंग बड अराइज किया था। अगर कोई और भी अब नॉर्मल बड अराइज कर जाए और लार्ज ब्रोंकाई या टर्मिनल ब्रोंकाई की डायलिटेशन हो जाए तो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट कह देते हैं। ये एक छोटी सी फ्लूइड फील्ड जो है ना, जैसे डेंसिटी होती है वैसे हमें एक्सरे पर नज़र आएगी। लेकिन वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन अगर ये बड़ी हो जाए तो ये एयरवे कंप्रेशन भी कर सकती है, या फिर अगर इसमें फ्लूइड का ड्रेनेज ठीक ना हो तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं क्लब सेल्स। क्लब सेल्स को का दूसरा नाम क्लारा सेल्स भी है, इसको पहले क्लारा सेल्स कहते थे। ये नॉन सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीटरी होते हैं। अब ये भी इसमें एक एमसीक्यू आता होता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, तो ये ब्रोंक्यूल्स में लोकेटेड होते हैं। उसके बाद इसके 3 फंक्शन है। एक तो इसने टॉक्सिन्स को डिग्रेड करना है वाया साइटोक्रोम P450, दूसरा सर्फेक्टेंट की रिलीज में, और तीसरा एज आ स्टेम सेल्स ये काम करते हैं अपने लिए भी और दूसरे सिलिएटेड सेल्स के लिए, और ये भी एक एमसीक्यू है। उसके बाद एल्वुलर सेल टाइप्स हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 है और एल्वुलर मैक्रोफेजिस। जो टाइप 1 है ये 97% होते हैं, और ये फ्लैट स्क्वेमस सेल्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होनी होती है। और इसमें एक होते हैं पोर्स ऑफ कोहन, यानी कि दो एल्वेलाई के दरमियान जो एनाटॉमिकल कनेक्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं पोर्स ऑफ कोहन। और यहाँ से जो है ना वो पैसेज ऑफ एयर और फ्लूइड्स होता है एक एल्वेलाई से दूसरे एल्वेलाई में। और ये भी एमसीक्यू आता है कि पोर्स ऑफ कोन्स की वजह से एल्वेलर कोलैप्स नहीं होता। उसके बाद टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आ जाते हैं। ये टाइप 2 न्यूमोसाइट ये क्यूबाइडल होते हैं। अब इनका काम क्या है कि एज अ स्टेम सेल काम करते हैं अपने लिए भी और टाइप 1 न्यूमोसाइट के लिए भी। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो काम है वो है सरफेक्टेंट प्रोडक्शन। अब सरफेक्टेंट जो है उसने क्या करना होता है, यहाँ पर जो है एल्वेलाई है और यहाँ पर एक फ्लूइड की लेयर होती है और उसके अंदर एयर होती है, तो यहाँ पे एक एयर फ्लूइड का इंटरफेस बन जाता है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन डेवलप होती है। तो सरफेक्टेंट क्या करता है कि सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करते और उनकी कंप्लाइंस ज़्यादा हो जाती है। अब ये कंपोज्ड होते हैं ऑफ लेसिथिन्स, और इनकी प्रोडक्शन भी 20 वीक्स पर शुरू होती है क्योंकि न्यूमोसाइड्स हमने पढ़ा था 20 वीक्स पर डेवलप होना शुरू होते हैं, और मैचुरेशन उनकी होती है 35 वीक्स तक। और ग्लूकोकॉइड्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी सिंथेसिस में। आगे एल्वेलर मैक्रोफेजेस है, इनका काम होता है फेगोसाइटोसिस का, और हीमोसिडिन मैक्रोफेजेस हमें पल्मनरी एडिमा और एल्वेलर हेमरेज में मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होगा कि सरफेक्टेंट कम होने की वजह से एल्वेलर जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा हो जाएगी और एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएंगे, और एक्सरे पे हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगी ड्यू टू हाइलेन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले तो प्री मेच्योरिटी। अगर लेस दैन 28 वीक्स पे बच्चा पैदा हो गया है तो उसमें अभी सरफेक्टेंट की इतनी अमाउंट नहीं बनी होगी, इस वजह से भी हो जाएगा। दूसरा डायबिटीज़ में
डायबिटीज़ में क्या होता है, फीटल इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है। अब जब मदर को डायबिटीज़ है तो ग्लूकोज़ तो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है लेकिन इंसुलिन नहीं करती। तो फीटस में खुद इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है ना वो इनहिबिट करती है सर्फैक्टेंट की प्रोडक्शन को, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा सी सेक्शन हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना वो फीटल की सर्फैक्टेंट सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सी सेक्शन में जो सर्फेक्टेंट्स की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की रिलीज़ कम हो जाती है, क्योंकि ये लेस स्ट्रेसफुल होती है एज़ कम्पेयर टू वजाइनल डिलीवरी, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। अब ट्रीटमेंट में हम या तो मदर को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं बिफोर बर्थ, या फिर इन्फेंट को हम एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट दे सकते हैं। और जब हम इसमें थेराप्यूटिक ऑक्सीजन देते हैं सप्लीमेंटल, तो उसकी वजह से रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इंट्रावेल एल्व्यूलर हैमरेज और ब्रोंकोपल्मनरी डिस्प्लेजिया हो सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में हम लेसिथिन स्विंगोमाइलिन की रेशो देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। नॉर्मली क्या होता है, लेसिथिन जो है ये सर्फेक्टेंट है, स्विंगोमाइलिन लिपिड है। नॉर्मली इनकी रेशो होती है 2:1, यानी कि सर्फेक्टेंट ज़्यादा होता है और जो स्विंगोमाइलिन है वो कम है। यानी नॉर्मली हेल्दी में इन्फेंट में मोर देन 2 होगी या 2 होगी इसकी रेशो। लेकिन अगर ये 1.5 से कम है, इसका मतलब है कि न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है बच्चे को। और अगर परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन टेंशन है तो उसमें जो है रिस्क होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का। अब इसमें हमने देख लिया था। अब इसमें जो है ना ट्रेकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हम इसे कहते हैं कंडक्शन जोन। अब क्योंकि यहाँ पर कोई एयर मतलब गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रही, और इसको हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी बोलते हैं इसी वजह से। अब जो लार्ज और मीडियम साइज ब्रोंकाई हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जबकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। अब अगर और जो है ना रेस्पिरेटरी जोन जहाँ पर होती है एयर गैशियस एक्सचेंज होती है, इसको हम लंग पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। अब इसकी अगर हम हिस्टोलॉजी देखें ना तो सबसे पहले होते हैं यहाँ से सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है। इसमें सीलिएटेड सेल भी हैं, बेसल सेल, गॉबलेट सेल, स्मूथ मसल और कार्टिलेज। ब्रोंक्यूल्स पे आए हैं तो क्या हुआ है कि सिंपल सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम हो गई है, और टर्मिनल पे आके सिंपल सिलिएटेड क्यूबाइडल हो गई है। और जब हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में गए हैं तो वहाँ पे सिंपल क्यूबाइडल और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आ गई है, क्योंकि यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज है। एल्वुलर सैक में वो बिल्कुल ही जो है ना फ्लैट सेल हो गए हैं, निमोसाइट्स। अब अगर हम देखें ना तो यहाँ पर सिर्फ एयर की ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्ट्रेशन और वार्म हो रही है एयर, ये भी एमसीक्यू आता है। और अगर हम देखें कार्टिलेज और गॉबलेट सेल जो हैं वो सिर्फ ब्रोंकाई तक होते हैं, उसके आगे नहीं है। जो सूडोस्टेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम अभी सिर्फ यहाँ तक है, आगे जो है वो क्यूबाइडल सेल्स शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ही होते हैं, यहाँ पर आकर बहुत कम हो जाते हैं स्मूथ मसल्स। और इसके अलावा सीलिया भी यहाँ तक आकर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लंग के लोब्स। राइट साइड पर 3 होते हैं, और लेफ़्ट साइड पर जो है ना वो 2 होते हैं लंग्स। और जो उसका एक इसमें एक लिंगुला भी होता है जो कि एन होमोलॉग होता है राइट मिडल लोब का, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हार्ट ने भी आना होता है, हार्ट के लिए भी कैविटी होती है लेफ़्ट में, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना लेफ़्ट में सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं। अब इसमें हमने जो है ना पल्मनरी आर्टरी और जो है ना ब्रोंकस का रिलेशन याद करना है रॉल से। यानी कि जो राइट पल्मनरी आर्टरी है वो एंटीरियर टू दी राइट मेन ब्रोंकस होगी, और जो लेफ्ट है वो सुपीरियर टू दी लेफ्ट मेन ब्रोंकस होगी। उसके बाद कैरिना का रिलेशन है कि ये जहाँ पर ट्रेकिया बाइफरकेट करती है ना उसको हम कहते हैं कैरिना। तो जो कैरिना है ना ये असेंडिंग एओर्टा के पोस्टीरियर होती है, जबकि डिसेंडिंग एओर्टा के एंटेरोमीडियल साइड पे होती है। उसके बाद एक एमसीक्यू आता है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी इनहेल कर लें हम, तो वो ज़्यादा कॉमनली राइट लंग में जाती है, क्योंकि राइट लंग ज़्यादा वाइड, ज़्यादा वर्टिकल और शॉर्टर होता है। उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स भी एमसीक्यू में आते हैं, ये हम डायग्राम से देख लेते हैं कि अगर कोई बंदा खड़ा है और उसने फॉरेन बॉडी इंजेस्ट कर ली है तो वो जाएगी राइट लोअर लोब में।
और अगर वो लेटा हुआ है तो वो जाएगी सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब, और अगर वो लेटा हुआ है राइट साइड पर तो वो जाएगी राइट अपर लोब में। उसके बाद डायफ्राम के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ये भी एमसीक्यू में आते हैं कि किस लेवल पे कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं डायफ्राम में से। तो T8 के लेवल पे इंफीरियर वेना कैवा और राइट फ्रेनिक वेन है, नर्व है। और T10 के लेवल पे एसोफेगस और वेगस नर्व। T12 के लेवल पे रेड, ब्लू और वाइट से याद करना है कि एक आर्टरी है एओर्टा, एक वेन है एजाइगस वेन, और एक जो है वो थोरेसिक डक्ट होती है जिसमें लिम्फ होगा। और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं I@10 I@12। I@ से कि इंफीरियर वेना कैवा T8 के लेवल पे है, और 10 मतलब T10 के लेवल पे एसोफेगस होगी, और इसमें T10 यानी कि वेगस नर्व भी होती है। और at 12 कि 12 वाले लेवल पे जो है वो एओटा पास करती है। उसके साथ जो है ना ये रेड, ब्लू और वाइट से भी याद कर सकते हैं। अब डायफ्राम की इनर्वेशन होती है फ्रेनिक नर्व से। मोटर इनर्वेशन सिर्फ फ्रेनिक नर्व से होती है C3, 4, 5 लेवल, ये भी MCQ है। जबकि इसकी जो सेंसरी है वो फ्रेनिक से सेंट्रल पार्ट होता है, और जो लेटरल पार्ट है ना उसका बाहर वाला वो होता है लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व से। उसके बाद इसमें रेफर्ड पेन शोल्डर और ट्रेपीजियस रिज में भी हो सकती है। अगर फ्रेनिक नर्व की इंजरी हो जाए तो इप्सिलेटरल हेमी डायफ्राम मिलेगा एक्सरे पर। और बाइफरकेशंस कुछ याद करनी है कि कॉमन कैरोटिड की C4 के लेवल पे होती है, ट्रेकिया की T4 के लेवल पे, और एब्डोमिनल एओर्टा की L4 के लेवल पर। उसके बाद कुछ लंग के वॉल्यूम्स आ जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।